Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 23rd of January 2021. तो 23 जनवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स सीरीज़ हमारी चालू है। एंड अगर आपको ज्वाइन करनी है करंट अफेयर सीरीज़ तो आप नीचे लिंक दी हैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा सीसैट कोर्स भी चल रहा है, तो सीसैट कोर्स के लगभग 50 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। सो दोज हु वांट टू ज्वाइन द सीरीज़ दे कैन स्टिल ज्वाइन इट। पुराने वीडियोज़ आप देख सकते हैं एंड नया कुछ सीख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट, जिनके आंसर्स आप करेंगे। पहला सवाल है, रेटले हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। रेटले हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इनमें से कौन सी नदी पे लोकेटेड है? ऑप्शंस आर ए रिवर कोसी, बी रिवर चेनाब, सी रिवर हुगली या डी रिवर सुबनसिरी। Question number 2 is Project Seabird, often seen in news recently, refers to. Project Seabird इनमें से किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शंस आर ए ऑयल ड्रिलिंग इन इंडियन ओशियन, बी नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन कर्नाटका, सी कंजर्वेशन ऑफ सी गोरिल्लाज इन गल्फ ऑफ मन्नार या डी ट्रांसलोकेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड टू द वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. Question number 3 is, which of the following state has launched MICE tourism policy 2021-2025? तो माइस टूरिज्म पॉलिसी 2021 से 2025 तक के बीच के लिए किसने, कौन से स्टेट ने लॉन्च की? ऑप्शन सर ए में असम, बी मेघालय, सी गुजरात या डी बिहार। दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू राइट द आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि क्या आंसर्स आपने सोचे हैं और कि आपके सही थे कि नहीं। ठीक है ना। फर्स्ट जब फ्रंट पेज हो जाएगा न्यूज़ तो मैं आपको आंसर्स बता दूंगा। लेट्स सी द न्यूज़ आइटम्स। कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। पहला है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 रिलीज कर दी गई है। सबसे बड़ा सवाल जो पूछा जा सकता है यूपीएससी में तो ये पूछा जाएगा कि किसने रिलीज की है या कौन रिलीज करता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट याद रखिएगा कौन रिलीज करता है, ये रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021, उसने रिलीज की है। 16th एडिशन है ये ग्लोबल जो है वो 16th एडिशन है इस रिपोर्ट का। ठीक है ना। अब कुछ रिस्क उसमें बताए गए थे, तो लेट मी शो यू द रिस्क एज वेल। जो बाय लाइकलीहुड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क थे, देखो ये लिखा है टॉप रिस्क बाय लाइकलीहुड। उनमें से कौन कौन से थे? तो टॉप रिस्क बाय लाइकलीहुड था एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, क्लाइमेट एक्शन फेलियर, ह्यूमन इन्वायरमेंटल डैमेज, देन इन्फेक्शियस डिसीज। ये था बाय लाइकलीहुड। ठीक है ना, टॉप रिस्क। एंड टॉप रिस्क बाय इम्पैक्ट कौन कौन सा था? तो इन्फेक्शियस डिसीज सबसे पहला था, क्लाइमेट एक्शन फेलियर। क्लाइमेट एक्शन फेलियर दोनों में सेकंड नंबर पे था। देखो टॉप रिस्क बाय लाइकलीहुड में भी और टॉप रिस्क बाय इम्पैक्ट में भी। तो टॉप रिस्क बाय लाइकलीहुड में फर्स्ट कौन सा? एक्सट्रीम वेदर। एंड टॉप रिस्क बाय लाइकलीहुड में एक्सट्रीम वेदर एंड टॉप रिस्क बाय इम्पैक्ट में इन्फेक्शियस डिसीज। टॉप रिस्क बाय लाइकलीहुड में सेकंड नंबर पे क्लाइमेट एक्शन फेलियर एंड इम्पैक्ट में भी क्लाइमेट एक्शन फेलियर। लाइकलीहुड में थर्ड पे था ह्यूमन इन्वायरमेंटल डैमेज, इसमें था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। बाय इम्पैक्ट में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। और चौथे नंबर पे इसमें इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि उसके पहले में है। और इसमें फोर्थ नंबर पे है बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस याद रखिएगा। दीज आर द टॉप रिस्क विच हैव बीन असाइंड इन द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। जो ये ग्लोबल उसमें ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कुछ रिस्क बताए हैं। सेकेंड जो न्यूज़ है वो है, इंडियन आर्मी हैज़ कंडक्टेड अ लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच इन द अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो एक एक्सरसाइज होने वाली है, किस नाम से? कवच के नाम से। याद रखिएगा एक एक्सरसाइज होने वाली है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। इट्स अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच इन द अंडमान सी एंड द बे ऑफ बंगाल। अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल में होगी। दिस एक्सरसाइज इज बीइंग हेल्ड अंडर द एजेस ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड। तो ये जो होने वाली है अंडमान एंड निकोबार कमांड के अंतर्गत होने वाली है। एंड दिस एक्सरसाइज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच विल इन्वॉल्व इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। तो याद रखिएगा इसमें जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आने वाली फोर्सेज हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आपका आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तो आता ही है, प्लस आपका इंडियन कोस्ट गार्ड भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है ना। यहाँ कंफ्यूज मत होना, कई लोगों को लगता मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता होगा, बट ऐसा नहीं है। इंडियन कोस्ट गार्ड भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कवच होगी उसमें ये चारों ही पार्टिसिपेट करेंगे, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड एज वेल। तो ये आपको याद रखना है। तीसरी जो न्यूज़ है वो, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट रिसेंटली सॉट जीआई टैग फॉर गूची मशरूम। तो याद रखिएगा गूची मशरूम के लिए जीआई टैग मांगा है किसने? जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। ठीक है ना। दे हैव आस्क्ड फॉर द जीआई टैग फॉर द गूची मशरूम। गूची मशरूम, आप मेरे हिसाब से आप एक बार फोटो इसकी देख लेना। ठीक है ना।
and the Gucci mushrooms are highly expensive and are full of health benefits. medicinal benefits बहुत ज़्यादा है, health benefits बहुत ज़्यादा है. अगर आपसे कोई पूछे कि गुची मशरूम क्या कहाँ कहाँ होता है, तो एक्चुअली जम्मू कश्मीर रीजन में होता है, उत्तरांचल वाले रीजन में भी होता है, हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में भी होता है. एंड अभी रिसेंटली जीआई टैग सैफरन को दिया गया था, जम्मू कश्मीर के सैफरन को दिया गया था जीआई टैग, इसके लिए द्वारा गुची के लिए उन्होंने कहा है. और गुची मशरूम कैन नॉट बी कल्टिवेटेड कमर्शियली. दिस इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. इट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड कमर्शियली इसको कल्टिवेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना. तो प्लीज़ मेक श्योर रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल कि इसको कमर्शियली नहीं किया जाता था कल्टिवेट. अगली जो न्यूज़ है वो है द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि हॉल जो है इट हैज़ रिसेंटली टेस्ट फायर्ड SAAW. अब ये 100 क्या है, ये SAAW क्या है, ये है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन. याद रखिएगा 100 क्या है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है. एंड हॉक एयरक्राफ्ट का यूज़ करके इसको हॉल ने टेस्ट फायर किया है, ठीक है ना. तो हॉल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसने टेस्ट फायर किया, किसको, 100 को किया, यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को किया. एंड कहाँ से किया, हॉक एयरफील्ड से किया. तो दे हैव टेस्टेड इट फ्रॉम हॉक एयरक्राफ्ट सक्सेसफुली. एंड दिस 100 वाज डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. DRDO ने इसको 100 को बनाया था. तो 100 बनाया किसने था, SAAW किसने बनाया था, तो DRDO ने बनाया था. टेस्ट फायर किसने किया, हॉक एयरक्राफ्ट से किया, हॉल ने किया. बनाया लेकिन किसने था, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था. एंड 100 इज द फर्स्ट स्मार्ट वेपन फायर्ड फ्रॉम एन इंडियन हॉक. तो 100 जो है वो पहला स्मार्ट वेपन है विच हैज बीन फायर्ड फ्रॉम एन इंडियन हॉक. तो ये भी आपको याद रखना, इट इज द फर्स्ट स्मार्ट वेपन फायर्ड फ्रॉम एन इंडियन हॉक. ये चारों मैं जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूँ. ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट मैंने आपको बताया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा. फिर मैंने आपको कवच एक्सरसाइज के बारे में बताया अंडमान एंड निकोबार कमांड के थ्रू. एंड इसमें इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड रहेंगे. देन मैंने आपको जम्मू कश्मीर गुची मशरूम के बारे में बताया. और उसके बाद लास्ट मैंने आपको बताया 100 यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के बारे में बताया, जिसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है फ्रॉम द हॉक एयरक्राफ्ट. एंड इट हैज बीन प्रिपेयर्ड, बनाया किसने है, इसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने बनाया है. जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे उनके आंसर्स आपको दे देता हूँ. रेटलेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मैंने कल आपको बताया था, ये चेनाब रिवर पर है. फिर मैंने इसमें आपको इंडस वाटर ट्रीटी बताई थी 1960 की, जिसको एक वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया था, और कहा था कि वेस्टर्न रिवर्स जो हैं, जो ICJ यानी कि इंडस, चेनाब और झेलम जो है, इसका पानी जो है वो पाकिस्तान को जाता है. इसलिए पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट का अपोज भी कर रहा है. दूसरा क्वेश्चन है प्रोजेक्ट सी बर्ड. प्रोजेक्ट सी बर्ड जो है एक्चुअली ये नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इन कर्नाटका. याद रखिएगा नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है कर्नाटका में, है ना. INS करवर जो हो गया, INS कदम्ब हो गया, ये सब इसके अंतर्गत ही बनाए जा रहे हैं. तो नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है कर्नाटका का. और जो तीसरा सवाल पूछा था मैंने आपसे कि माइस टूरिज्म पॉलिसी किसने लॉन्च किया, तो ये गुजरात ने लॉन्च किया. मैंने आपको बताया था कि मीटिंग और इन सब के लिए उन्होंने कहा है कि जो गुजरात है वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप मीटिंग और ये सारी चीज़ें किए जाएंगे, है ना. सेमिनार्स रखे जाएंगे, सारी चीज़ें कन्वेंशंस रखे जाएंगे. तो इसके लिए गुजरात ने माइस टूरिज्म पॉलिसी 2021 से 2025 लॉन्च किया. सो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर फ्रॉम द फ्रंट पेज. अगली जो न्यूज़ है वो है नो फर्दर कंसेशन टू ऑफर, गवर्नमेंट टेल्स द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स. गवर्नमेंट ने अब अपना इरादा क्लियर कर दिया. उन्होंने कहा कि दिस इज द बेस्ट वी कुड हैव गिवन. एंड अब कोई फर्दर डेट भी नहीं बताई गई है कि जिसमें मीटिंग होगी. सो दे हैव सेड दैट एक्चुअली नो फर्दर कंसेशंस कैन बी ऑफर टू द फार्मर्स नाउ. क्योंकि कल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि गवर्नमेंट ने कहा था कि 18 महीनों के लिए वो इसको सस्पेंड करने के लिए रेडी हैं और इंटरनल उसको स्टडी करेंगे. बट फार्मर्स ने उसमें भी मना कर दिया. उन्होंने कहा कि नहीं, हमको इस तरीके से 18 महीने या 12 महीने नहीं चाहिए, हमको टोटल रिपील ऑफ द लॉ चाहिए. बट नाउ द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट नो, वी कैन नॉट टोटली रिपील इट, दिस इज द बेस्ट कंसेशन दैट वी कुड हैव गिवन. एंड ये उन्होंने क्लियर कट बता दिया. सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है. नो सेकंड अटेम्प्ट फॉर UPSC एस्पिरेंट्स. अब देखो, जो कुछ लोग बोल रहे थे ना कि सेकंड अटेम्प्ट मिल जाएगा, जिन लोग का लास्ट अटेम्प्ट है इस बार 4 अक्टूबर को, अगर उन्होंने UPSC प्रीलिम्स दिया है तो उनको सेकंड अटेम्प्ट और दिया जाएगा. बट ऐसा गवर्नमेंट ने कह दिया है कि नो सेकंड अटेम्प्ट विल बी गिवन टू एनी वन ऑफ देम. तो ये चीज़ अब क्लियर हो गई है ना. मैंने भी आपको कहा था ये चीज़, अगर आप में से किसी को याद हो तो. कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर अटेम्प्ट मिल जाएगा नहीं मिलेगा. मैंने कहा था, यही बोला था आपसे कि अटेम्प्ट देखो यार, मिलना नहीं मिलना, नहीं मिलना ही मान के चलो, मिल जाना एक एक्सेप्शन होगा, नहीं मिलना इज़ द जनरल रूल. तो वही चीज़ हुई, गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि कोई सेकंड अटेम्प्ट नहीं दिया जाएगा. सो एक दो लोगों ने जिन्होंने मुझसे पूछा था, आई थिंक दे माइट हैव एक्सेप्टेड माई वर्ड एंड उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा और अपना अटेम्प्ट बचा लिया होगा, है ना.
क्योंकि मेरे पास जो कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि सर लास्ट अटेम्प्ट है लेकिन अभी एज है हमारे पास, तो क्या ये बार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, सेकंड अटेम्प्ट मिलने के चांस लग रहे हैं। तो मैंने कहा था कि नहीं, आप इस तरीके से मत दो, अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो जस्ट टेस्ट करने के लिए मत देना, अगली बार दे देना, सो दैट कुड हैव कम इन हैंडी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको जानना है। तो यू कैन मूव विद मी, आप मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पे आज कोई इतनी खास न्यूज़ नहीं आई है ना, देख रहे हो आपके यहाँ पे भी कुछ खास न्यूज़ नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द एडिटोरियल सेक्शन। पहला एडिटोरियल है अ न्यू फ्रेमवर्क अराउंड कास्ट एंड द सेंसस। अब ये जो आर्टिकल है वो कास्ट सेंसस के रिगार्डिंग है बेसिकली। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सेंसस के बारे में बताया गया कि सेंसस की जो एक्सरसाइज इंडिया में बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। कुछ फैक्ट्स भी दिए जैसे कि 1872 में मायो जो था उसने पहली बार कराया था, लेकिन ये नॉन ऑफिशियल सेंसस था पहला। 1881 में एक्चुअली द पहला ऑफिशियल सेंसस था, 1881 में हुआ था लॉर्ड रिपन के टाइम में, ठीक है ना, लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ था, लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ था 1881 में, ठीक है ना। और अभी 2021 में सेंसस डेटा रिलीज होगा, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ ऑथर सेज दैट कि 1940s के टाइम पे जो सेंसस कमिश्नर थे WWM येट्स, जो सेंसस कमिश्नर थे, उन्होंने पॉइंट आउट किया था दैट सेंसस इज अ लार्ज इमेंसली पावरफुल बट ब्लंट इंस्ट्रूमेंट अनस्यूटेड फॉर स्पेशलाइज्ड इंक्वायरी। एक क्रिटिसिज्म में उन्होंने कहा था, जो 1941 का सेंसस होने वाला था उस समय उन्होंने WWM येट्स ने कहा था कि सेंसस जो है बहुत पावरफुल है लेकिन अभी भी एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि अनसूटेड है फॉर स्पेशलाइज्ड इंक्वायरी, स्पेशलाइज्ड इंक्वायरी के लिए सूट नहीं करता है। कई लोगों ने क्रिटिक भी किया है सेंसस का, दैट कि इसमें डेटा कलेक्शन हो जाता है, डेटा देखो कलेक्ट तो हो जाता है बट गवर्नेंस में कितना यूजफुल रहता है या फिर क्या इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि आप कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को अंडरस्टैंड कर सको, वो एक इशू है। तो इसमें अगर आप क्रिटिक लिखने के लिए कभी आपसे पूछो तो ये पॉइंट जरूर मेंशन कर देना कि डेटा कलेक्शन बिल्कुल हो रहा है, डेटा कलेक्शन तो हो रहा है, लेकिन उस डेटा से कितना आप इस कॉम्प्रिहेंसिवली इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को समझ पा रहे हो, कितना आप पॉलिसी मेकिंग में उस सेंसस डेटा का यूज कर पा रहे हो, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। मैंने वही बोला ना कि डेटा कलेक्शन इंडिया में हर जगह होता है बट उस डेटा से जो उस डेटा का जो कहना चाहिए कि डेटा एनालिसिस है या बिग डेटा जो है उस डेटा का, वो कितना ज़्यादा हो रहा है, दैट इज द बिग क्वेश्चन, दैट इज द मच बिगर क्वेश्चन, ठीक है ना। ऑथर आगे क्या बोल रहे हैं देखते हैं और क्या क्या ऑथर ने बोला है। ऑथर ने कहा कि सेंसस कैन नॉट बी डिसरिगार्डेड, सेंसस को हम डिसरिगार्ड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है उसमें सेंसस का बहुत बड़ा रोल रहता है, पॉपुलेशन का इन्यूमरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट सेंसस हर जगह इंपॉर्टेंट है, जैसा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हमको चाहे वर्कर्स की पॉपुलेशन जाननी है चाहे हमको उस सेंसस अगर नहीं होगा तो आपको बहुत सारा डेटा नहीं मिल पाएगा, तो उसका डिसरिगार्ड नहीं किया जा सकता। यहाँ पे जो ऑथर ने डिस्कशन किया वो अराउंड कास्ट डेटा किया है कि कास्ट का डेटा अलग से सेंसस में इस तरह से नहीं लिया जाता है, उसके लिए क्या, तो उसके लिए ऑथर ने बताया कि 2011 में एक इम्पॉर्टेंट सेंसस का डेटा आया जिसको हम बोलते हैं SECC यानी कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस बोलते हैं, ठीक है ना। तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो पहली बार आया वो कब आया, 2011 में आया। तो ऑथर ने कहा कि 2011 में जब ये डेटा आया तो इट वॉज अ डिस्टिंक्ट एक्सरसाइज फ्रॉम द सेंसस ऑफ 2011, तो सेंसस से हट करके ये कुछ एक्सरसाइज थी एंड द फिगर्स वर SECC विच कलेक्टेड द फर्स्ट फिगर्स ऑन द कास्ट इन सेंसस ऑपरेशन सिंस 1931। 1931 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में डेटा कवर किया गया था, है ना, 1931 के बाद 2011 में। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सरसाइज ऑफ इन्यूमरेशन ऑफ द कास्ट की एक्सरसाइज को इन्यूमरेट करने की बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी एंड इट हैज़ द पोटेंशियल टू अलाउ फॉर अ मैपिंग ऑफ इनइक्वालिटीज एट अ ब्रॉडर लेवल। तो SECC का एक एडवांटेज हो सकता है कि इट कैन बी हेल्पफुल इन मैपिंग द इनइक्वालिटीज एट अ ब्रॉडर लेवल। तो ब्रॉडर लेवल पे इनइक्वालिटीज को मैप करने के लिए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डेटा का यूज किया जा सकता है। अब ऑथर ने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बताई कि क्या देखो जो सेंसस है या जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, क्या उसमें कास्ट रिलेटेड आप वो चीज़ें कलेक्ट कर रहे हो जिनका यूज़ किया जाएगा इन द पॉलिसी मेकिंग, जिसका यूज़ किया जाएगा इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज़, तो वो सारी चीज़ें कि नहीं। क्वेश्चन रिमेन ऑन वेदर द SECC इज एबल टू कवर द इफेक्ट ऑफ कास्ट एज एन एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, जो कि लिखा है क्वेश्चन रिमेन ऑन वेदर द SECC इज एबल टू कवर the effect of caste as an aspect of Indian social structure in everyday life or at least can illuminate our understanding of its impact at varying level। तो कास्ट का क्या इम्पैक्ट है, कास्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है अलग अलग लेवल पे, ये सारी चीज़ें समझने के लिए क्या सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस अकेले पावरफुल इनफ है ना,
कैन द SECC टेक इनटू अकाउंट द न्यूएंसेस दैट शेप द कास्ट, क्या SECC उन चीज़ों को पकड़ सकता है जो कि कास्ट के एस्पेक्ट को चेंज कर रहे हैं या अफेक्ट कर रहे हैं, या हमारी एवरीडे लाइफ में कास्ट को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं? तो ये भी एक बड़ा सवाल है जिसको कि हमको देखना है। सेंसस का और SECC का दोनों का डिफरेंट पर्पस है ना, दोनों का अलग पर्पस है। एंड सेंसस जो है वो सेंसस एक्ट 1948 के अंतर्गत होता है। सेंसस जो है वो सेंसस एक्ट ऑफ 1948 के अंतर्गत होता है। ऑल द डेटा आर कंसीडर्ड कॉन्फिडेंशियल, इसके अंदर ऑल द डेटा इज कंसीडर्ड कॉन्फिडेंशियल, सेंसस एक्ट 1948 के अंतर्गत होता है। लेकिन जो SECC है इसमें जो डेटा है उसका यूज़ गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है, फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ किया जा सकता है, गवर्नमेंट इनके द्वारा किया जा सकता है ना। दे कैन बी openly used by the government departments for granting and restricting benefits to the household। इनसे ये पता चलता है जैसे एक्चुअली में, जैसे कि बीच में बहुत सारी स्कीम थी जिसमें बोला गया था ना कि SECC से डेटा लिया जाएगा, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक डेटा है तो बहुत यूजफुल भी आया था, जैसे कि किसको इसका किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट मिलना चाहिए या किसी व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए, ये भी डिटर्मिनेशन जो है SECC के डेटा से हुआ था। और कौन बेनिफिशियरी है जिसको कि इंक्लूड किया जाए ताकि इंक्लूजन एरर या एक्सक्लूजन एरर ना हो पाए। इंक्लूजन एरर और एक्सक्लूजन एरर आई होप आपको पता है। देखो इंक्लूजन एरर का मतलब क्या होता है कि ऐसे लोगों को आपने इंक्लूड कर लिया है जो कि डिजर्व नहीं करते हैं उस पॉलिसी में, और एक्सक्लूजन एरर मतलब आपने ऐसे लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जो कि डिजर्व करते हैं। तो ये इंक्लूजन एरर और एक्सक्लूजन एरर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पॉलिसीज में हो जाती हैं, है ना। चाहे जो भी आप पॉलिसीज बनाते हो तो उसमें ये प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि व्हाट इज नीडेड देन इज अ डिस्कशन ऑन द कास्ट डेटा एंड ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड हाउ इट हैज़ बीन यूज्ड एंड अंडरस्टूड बाय द गवर्नमेंट। अब एक आगे के लिए हमको भविष्य के लिए क्या, तो ऑथर ने कहा है भविष्य के लिए हमको ये जानना है कि कास्ट का डेटा जो हमारे पास कलेक्टेड है उसका कितना यूज़ किया गया है डिपार्टमेंट्स द्वारा, उसका कितना बेनिफिट हमको मिला है, या फिर और क्या डेटा इकट्ठा करना है जिससे हम सोशल मैपिंग या सोशल चेंज या इक्वलिटीज़ को और ज़्यादा मैप कर सकें। तो दिस इज द थिंग विच हैज़ बीन सजेस्टेड बाय द ऑथर, है ना। हमको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमको एक और चीज़ देखनी है, ऑथर ने ये भी कहा है कि देखो क्या होता है कई बार डेटा कलेक्ट होने में टाइम लगता है, और दूसरा इशू है कि डिले इन द रिलीज ऑफ द डेटा, ठीक है ना। एक तो कलेक्शन में टाइम लगा, एक प्रोसेस बहुत बड़ी है ना, 2021 में आएगा, फिर 2031 में आएगा, और दूसरी चीज़ ये कि जब ये आएगा तो इसको कब हम रिलीज़ करेंगे, क्या तुरंत रिलीज़ कर देंगे या उसको और टेस्टिंग करेंगे फिर रिलीज। तो ये दो इशूज़ जो है बेसिकली, फर्स्ट इशू जो हमें रहता है कि डेटा कलेक्शन में टाइम लगता है, दूसरा इशू जो है वो डेटा के रिलीज़ में टाइम लगता है। तो ये दोनों उसको हमको देखना है कि क्या उसके रिपरकशंस होंगे। और सोसाइटी में SECC का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमको ये भी देखना है कि SECC का डेटा भी रिलीज़ हो ताकि गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं, इनफैक्ट पब्लिक भी जो है उसको पूरे सोसाइटी और सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स नेचर का आइडिया हो सके, ठीक है ना। सो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द आर्टिकल। तो अच्छा आर्टिकल था, आई होप आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा इसमें। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद सेंसस क्या है, क्या चीज़ें हैं, इश्यूज़ क्या हैं, कास्ट सेंसस के डेटा में क्या है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं, देखते हो क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कांग्रेस लीडर स्पार एट में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कोर्ट स्टॉप्स मैन फ्रॉम प्रोनाउंसिंग तलाक एंड सुप्रीम कोर्ट अलाउज कप्पन टू सी हिज मदर ऑन अ वीडियो कॉल, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नहीं है। नो सेकंड अटेम्प्ट फॉर UPSC एस्पिरेंट्स, ये तो इंपॉर्टेंट है बट अब क्या ही कर सकते हैं। ट्राइबल टैबू हॉन्ट्स केरला कपल, अब यहाँ पे तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिए केरला की एक कम्युनिटी का नाम ज़रूर लिखा हुआ है यहाँ पर। कम्युनिटी का नाम है मुथुवन ट्राइब, यहाँ पे एक ट्राइब का नाम है मुथुवन ट्राइब। तो अगर आपसे कोई पूछे मुथुवन ट्राइब कहाँ की ट्राइब है, तो ये केरला वाली रीजन की ट्राइब है, कन्फ्यूज़ मत होना, है ना। द मुथुवन ट्राइब कहाँ की है, ये केरला की ट्राइब है। एंड ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी बट ट्राइब का नाम लिखा था तो मैंने आपको बता दिया। एंड आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। म्यांमार, मॉरिशस एंड सेशल्स रिसीव द कोविशील्ड, तो ये मैंने आपको बताया था कल भी कि इंडिया जो है वो वैक्सीन मैत्री, मैंने टर्म आपको बताया था वैक्सीन मैत्री, यानी कि फ्रेंडशिप थ्रू द वैक्सीन मैत्री के कंसेप्ट से आगे बढ़ते हुए नेबरहुड फर्स्ट अप्रोच इंडिया ने अप्लाई किया है। और जो भी ये वैक्सीन्स हैं इनको अपने जो साथी हमारे देश हैं, नेबरहुड में हमारे देश हैं, उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक है ना। तो कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनको चली गई है, यहाँ पे कल मैंने आपको बताया था कि नेपाल को मिल गई थी, भूटान को मिल गई थी, मालदीव्स को मिल गई थी, सॉरी मैंने कहा था माले को मिल गई है। अब म्यांमार, मॉरिशस और सेशल्स को भी बेसिकली दे हैव रिसीव द कोविशील्ड, है ना।
तो ये भी आप याद रखिएगा, शिपमेंट्स आर गोइंग। एंड इसके बाद श्रीलंका हो गया, इन कंट्रीज़ को हम ऑलरेडी देने वाले हैं, है ना। थोड़ा रेगुलेटरी जो हर्डल्स हैं वो पार हो जाए उसके बाद हम इनको देने वाले हैं, ठीक है। तो दैट इज अनदर थिंग विच यू कैन रिमेंबर, ठीक। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। ओके, सो लेट मी टेल यू अनदर न्यूज़ आइटम जो कि इंपॉर्टेंट है ना, जिसको डिस्कस करना है। सीबीआई बुक्स कैम्ब्रिज एनालिटिका अनदर फर्म इन द डेटा थेफ्ट केस। अब आपको याद होगा कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक का जो, जिसमें कि सीबीआई की इंक्वायरी हो रही थी, तो अब सीबीआई ने बुक किया है कैम्ब्रिज एनालिटिका यूके लिमिटेड को तो किया ही है, इसके साथ ग्लोबल साइंस रिसर्च लिमिटेड भी यूके को भी बुक किया है। ग्लोबल साइंस रिसर्च लिमिटेड जो है, इनके ऊपर, ये दोनों के ऊपर आरोप ये है कि दे हैव बीन इन्वॉल्व इन द illegal harvesting of personal data, illegal harvesting of personal data of nearly 5.62 lakh Indian users on Facebook थ्रू एन एप्लीकेशन। तो इन्होंने क्या किया, ऐप के थ्रू लगभग 5.5 लाख इंडियन यूजर्स जो थे फेसबुक पे, उनके डेटा को इलीगली हार्वेस्ट किया है फॉर डिजाइनिंग एड्स, फॉर एडवर्टाइजर्स, एडवर्टाइजमेंट्स एंड दूसरी चीज़ों के लिए इलीगल हार्वेस्टिंग की जा रही है ऑफ द पर्सनल डेटा, है ना। तो ये एक इशू होता है क्योंकि इसमें आपको कंसेंट लेना पड़ता है, यू हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ द यूजर। जो यूजर है इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन इन कंपनीज ने ये नहीं लिया। एंड इसके बाद क्या क्या, देवर यूजिंग दैट डेटा, ठीक है, इसको याद रखेगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। यूपीज रिपब्लिक डे फ्लोट टू शोकेस अयोध्या। तो यहाँ पर न्यूज़ ये है कि उत्तर प्रदेश का जो टैब्लो है वो रिपब्लिक डे परेड में शोकेस करेगा अयोध्या के कल्चरल हेरिटेज को, एंड मॉडल ऑफ राम टेम्पल जो बनने वाला है उसको शोकेस करने वाला है। तो ये उत्तर प्रदेश की तरफ से न्यूज़ है कि जो टैब्लो है क्या शोकेस करेगा। इसके अलावा लेबर कोड, जो मिनिस्ट्री ऑफ आपका एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है, वो उसका टैब्लो जो है वो रिपब्लिक डे में लेबर कोड्स को दिखाएगा, है ना। एंड थीम ऑफ द टैब्लो इज टू रिस्पेक्ट फॉर हार्ड वर्क एंड इक्वल राइट्स फॉर ऑल। रिस्पेक्ट फॉर हार्ड वर्क एंड इक्वल राइट्स फॉर ऑल, ये दिखाएगा आपका लेबर मिनिस्ट्री का, याद रखिएगा। वहीं पे जो इंडियन नेवी है वो शोकेस करेगी ऑपरेशंस ऑफ द 1971 वॉर। 1971 वॉर को शोकेस करेगी, किस तरीके से कराची हार्बर पे अटैक किया गया था, कराची हार्बर के अटैक को शोकेस करेगी, ठीक है ना। एंड स्वर्णिम विजय वर्ष भी है इस बार, स्वर्णिम विजय वर्ष यानी कि गोल्डन जुबली है एक्चुअली में। 1971 वॉर के 50 साल भी पूरे हो गए ना, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है जिसको कि शोकेस किया करेगी, है ना। और गाजी अटैक और ये सब चीज़ें जो होगी, बताना मुझे क्या था गाजी अटैक और क्या था 1971 के ऑपरेशंस का क्या थे, उनके नाम अगर आप बता सको तो दैट विल बी अ गुड थिंग। प्लीज डू टेल मी द नेम ऑफ द ऑपरेशन दैट वाज कंडक्टेड इन 1971, ठीक है ना। तो दिस इज अ क्वेश्चन टू यू पीपल, प्लीज डू टेल मी। आगे मूव करते हैं, यहाँ इंडियन प्रपोजेस टू एक्सपैंड द रिसर्च टूरिज्म इन द आर्कटिक। अब इंडिया ने प्रपोज किया है कि आर्कटिक में रिसर्च और टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, एंड इंडिया ने अनवील की है नई आर्कटिक पॉलिसी को, ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी को, याद रखिएगा। इंडिया हैज अनवील्ड द ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी फॉर एक्सपैंडिंग सस्टेनेबल साइंटिफिक रिसर्च एंड सस्टेनेबल टूरिज्म, याद रखिएगा, साइंटिफिक रिसर्च एंड सस्टेनेबल टूरिज्म एंड मिनरल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा। एक तो क्या है आपका साइंटिफिक रिसर्च, फिर दूसरा है सस्टेनेबल टूरिज्म, एंड तीसरा है मिनरल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, मिनरल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इन दैट रीजन, आर्कटिक रीजन, ठीक है ना। और ये पब्लिक के लिए ओपन कर दी गई है। इंडिया एक्सपेक्ट्स द गोवा बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, जो NCPOR है, इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो NCPOR है, इट विल लीड द साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्ट एज द नोडल बॉडी टू कोऑर्डिनेट अमंग वेरियस साइंटिफिक बॉडीज टू प्रमोट डोमेस्टिक साइंटिफिक रिसर्च कैपेसिटीज। तो NCPOR यानी कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च को एक नोडल बॉडी के रूप में बनाया जाएगा फॉर प्रमोटिंग द डोमेस्टिक साइंटिफिक रिसर्च एंड कैपेसिटीज, ठीक है ना। एंड अर्थ साइंसेस के अंतर्गत इसको एक्सपैंड किया जाएगा। NCPOR का याद रखिएगा गोवा में है, ये एक्चुअली इंस्टीट्यूट जो है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च है वो गोवा में है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और जो चीज़ें इंक्लूड की गई इस पॉलिसी में वो है कि पुटिंग प्लेस आर्कटिक रिलेटेड प्रोग्राम फॉर मिनरल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इन पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड इनकरेजिंग टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इन बिल्डिंग स्पेशलाइज्ड कैपेसिटीज। तो वही है, टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करना है, प्लस मिनरल एंड गैस ऑयल एक्सप्लोरेशन को करना है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। आर्कटिक रिसर्च जो स्टार्ट हुई थी वो 2007 से स्टार्ट हुई थी। इंडिया जो पहला साइंटिफिक एक्सपीडिशन लॉन्च किया था आर्कटिक में 2007 में किया था। एक्चुअली अंटार्कटिका में तो बहुत पहले से हम चल रहे हैं, है ना। अंटार्कटिका के तो आप नाम मुझे बताइएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि डू टेल मी द अंटार्कटिका रिसर्च स्टेशन, तो हमारे नाम क्या क्या है, अंटार्कटिका में कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंडिया के, वो आप बताएंगे,
है ना, टू टेल मी दैट अबाउट अंटार्कटिका। लेकिन आर्कटिक में हमने 2007 से स्टार्ट किया था, ठीक है, तो ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। आगे मूव करते हैं यहाँ पे, बिडेन ऑर्डर्स एड टू कॉम्बैट हंगर क्राइसिस। एक्चुअली बिडेन ने पहले दिन ही 17 ऑर्डर पास कर दी, जिसमें उन्होंने WHO में आने का बोल दिया, उन्होंने बोला मेक्सिको की दीवार अब नहीं बनेगी, उन्होंने पेरिस क्लाइमेट डील के से जुड़ गए, है ना, ये सारी चीज़ें उन्होंने कर ली। प्लस एक और चीज़ वो चाहते हैं कि एक वर्कर को एक दिन में $15 एक घंटे के मिले। अब यहाँ पे थोड़ा समझो, $15 एक घंटे के मतलब कि लगभग $120 एक दिन के, $120 एक दिन का मतलब कि आपको 7 या 8 हज़ार रुपये, लगभग 8 हज़ार रुपये यहाँ पे देने की बात चल रही है, 7,500-8 हज़ार रुपये देने की बात एक दिन में चल रही है। तो वहाँ का वर्कर भी एक दिन में 8 हज़ार रुपये कमाता है ना, तो दैट इज़ द थिंग कि अमेरिका में तो वर्कर ही बन जाए अपन, तो वही अच्छा है ना। तो दैट इज़ द थिंग यहाँ पे जो बिडेन ने जो ट्राई किया है वो मैंने आपको बता दिया। सो दैट इज़ इट फॉर द डे। एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने बताई आपको। अमेरिका में जो बिडेन ने आते ही क्या क्या ऑर्डर्स किए वो बताया मैंने, है ना। इसके बाद मैंने आपको टैब्लोस के बारे में जानकारी दी कि कौन क्या शोकेस करेगा। इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी, एक ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी है जो कि पब्लिक कमेंट्स के लिए ओपन है, वो बताया। फिर मैंने आपको कैम्ब्रिज एनालिटिका और इसके अलावा जो दूसरा फर्म है ग्लोबल साइंसेज रिसर्च लिमिटेड फर्म है UK का, उसके बारे में बताया। मैत्री को वैक्सीन मैत्री के बारे में बताया। मुथुवन ट्राइब के बारे में बताया, कहाँ की ट्राइब है क्या है। आर्टिकल में आज हमने देखा कि किस तरीके से कास्ट का और सेंसस में किस तरीके से रिलेशन है और डेटा किस तरीके से कलेक्ट किया जा सकता है। देन मैंने आपको आगे 4-5 न्यूज़ आइटम बताए जो मैंने ऑलरेडी आपको रिवाइज कराया था, है ना। 3 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे और 4 जो उसमें था, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट बताया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडियन आर्मी का जॉइंट एक्सरसाइज कवच के बारे में बताया, देन जम्मू कश्मीर का गुची मशरूम बताया, एंड लास्ट आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का टेस्ट 100 यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के बारे में बताया, जो कि हॉक एयरक्राफ्ट से टेस्ट किया गया। एंड याद रखिएगा ये भी DRDO द्वारा बनाया गया, ठीक है ना, तो DRDO द्वारा बनाया गया, इसको याद रखिएगा। And that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.